हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट रोड मैप देखने वाले हैं फॉर क्लास 10 स्टूडेंट जो अब क्लास 11th में जाने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप आपके बोर्ड्स बहुत अच्छे गए होंगे एंड भाई मैथ्स के बोर्ड का तो छोड़ ही दो। आई होप आपके बाकी सारे एग्जाम्स बाकी काफ़ी अच्छे गए होंगे सो दैट आपकी परसेंटेज बैलेंस हो जाए, राइट। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एग्जैक्टली व्हाट टिप्स एंड मिस्टेक्स जो आपको करनी चाहिए, मतलब मिस्टेक्स जो नहीं करनी चाहिए एंड टिप्स जो करनी चाहिए, फॉलो करनी चाहिए, उसकी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट द बेसिक स्टेप जिसके लिए सबको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, इज कोचिंग। सो अपनी कोचिंग चूज करना इज द मेन स्टेप, इज द फर्स्ट एंड द इंपॉर्टेंट स्टेप जो कि आपको लेना पड़ेगा फॉर क्लास 11। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू वांट टू डू जेई एग्जाम या फिर आपको आईआईटी में जाने के आपके सपने हैं या फिर आपको नीट देने के सपने हैं, तो इट विल बी बेनिफिशियल इफ यू चूज द कोचिंग जो खाली इसके लिए पढ़ाते हो। ठीक है, अगर आप इनके ऊपर फोकस करेंगे तो ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा rather देन गोइंग टू नॉर्मल कोचिंग जहां से आप सीबीएसई का पढ़ रहे हैं बट आपको जेई और नीट का वो नहीं पढ़ा रहे हैं। सो इफ यू आर प्लानिंग टू अटेम्प्ट जेई और नीट तो आप ऐसी कोचिंग में जाओ जहां पर जेई और नीट पढ़ाया जाता है एंड उधर क्वेश्चन सॉल्विंग होती है, डाउट क्लासेस होती हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन सेकंड क्वेश्चन आता है दैट देयर आर मल्टीपल कोचिंग्स जो कि ऑनलाइन है एंड देन मल्टीपल कोचिंग्स जो कि ऑफलाइन है। तो वन मोर बेसिकली बायस्ड ओपिनियन एंड एकदम ही सिंपल चीज है कि आपको ऑनलाइन कोचिंग तो बिल्कुल ही चूज नहीं करनी है। यू शुड ऑलवेज गो फॉर ऑफलाइन कोचिंग। ऑफलाइन कोचिंग में क्या होता है, देखो भाई मजा आता है, सिंपल सी बात, आप अपने दोस्तों के साथ घूमने जाते हो, आप अपने दोस्तों के साथ स्कूटी पे ट्यूशन जाओगे, ठीक है, या फिर दोस्तों के साथ मेट्रो में जाओगे, कार में जाओगे, जैसे भी जाओगे, इट इज मोर फन देन जब आप अपने दोस्तों के साथ एक ग्रुप में बैठते हैं तब आप एक दूसरे को डाउट बताते हैं कि भाई मेरे को इस क्वेश्चन में डाउट हुआ था। यू डिस्कस विद ईच अदर, यू गेट टू नो मोर थिंग्स, ठीक है, मोर टेक ट्रिक्स। सपोज आपको एक क्वेश्चन सॉल्विंग में दिक्कत हो रही है एंड योर फ्रेंड्स टेल्स यू अ वेरी इजी ट्रिक टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, सो वो भी आप कर सकते हैं। और दैट इजी ट्रिक हो सकता है किसी टीचर ने उसे यूट्यूब पे पढ़ाई हो और जो आपके सर हैं वो नहीं पढ़ा पाते हो। सो बेसिकली ऑफलाइन कोचिंग आर द बेस्ट, सो ऑलवेज चूज ऑफलाइन कोचिंग। ऑनलाइन कोचिंग के लिए तो बिल्कुल ही मत जाओ, ठीक है। देन देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोचिंग। सबसे पहले तो जो अपने नॉर्मल ट्यूशन सेंटर्स होते हैं और जो भी ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं जैसे कि फिजिक्स वाला एंड अनअकैडमी, बायजूस, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं ऑनलाइन वो भी है हमारे पास ऑप्शंस। तो इन दोनों में से आपको क्या चूज करना चाहिए, ये भी एक मेन चीज है। सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है बेसिकली जो एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं, या आपको बहुत ही अच्छी मॉड्यूल प्रोवाइड करते हैं। जो ये मॉड्यूल प्रोवाइड करते हैं दैट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर योर स्टडी, बट इधर एक चीज की दिक्कत हो जाती है बिकॉज यू गेट मोर वर्कलोड। सबसे पहले यू हैव टू कंप्लीट द मॉड्यूल, आपको होमवर्क दिया जाता है जो कि आपको कंप्लीट करके दिखाना होता है, ठीक है। एंड अगर आप इसमें जेई बैच लोगे तो दे फोकस मोर ऑन जेई एंड लेस ऑन सीबीएसई, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप अपने स्कूल एग्जाम्स में एक्सेल ना कर पाओ। तो ये भी एक दिक्कत होती है सीबीएसई और जेई। देन 4, काफी ज्यादा टाइमिंग होती है, बैचेस लॉन्ग होते हैं। जेई वाला बैच लोगे तो आप कितने 4 to 5 आवर्स का बैच होता है, तो टाइम पीरियड की भी काफी दिक्कत आती है। दीज आर द थिंग्स विच यू विल फेस इन दिस इंस्टीट्यूशंस जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं, बट इनकी मॉड्यूल काफी अच्छी होती है, ये इसका प्लस पॉइंट है। बट होमवर्क, सीबीएसई और जेई, टाइम पीरियड, इसमें ये थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है बिकॉज कंसिडरिंग कि आपको सीबीएसई का भी पढ़ना है। अभी से अगर आप अपने स्कूल एग्जाम के लिए अगर आप प्योर जेई के क्वेश्चन करते हो तो इट वॉन्ट हेल्प यू, ठीक है, क्योंकि सीबीएसई के भी काफी ऐसे क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में हमेशा आते हैं एंड वो इजी क्वेश्चन भी होते हैं, ठीक है। जेई के क्वेश्चन भी कभी कभार एग्जाम्स में आ जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। यू शुड नो कि आपको जेई को क्वेश्चन भी करने हैं और सीबीएसई को भी ध्यान में लेके चलना है। बट इफ यू विल ओनली फोकस ऑन जेई देन हो सकता है आपका सीबीएसई हैम्पर हो जाए। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग चीज है बिकॉज अगर मैं जेई पे फोकस कर रहा हूँ तो मैं हाई लेवल के क्वेश्चंस कर रहा हूँ। फॉर जेई व्हाट वी डू इज वी अटेम्प्ट हाई लेवल ऑफ क्वेश्चंस। तो सबको ये लगता है कि मैं अगर जेई का प्रिपेयर कर लूंगा तो मेरा सीबीएसई का तो ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएगा, बट इट्स नॉट लाइक दैट।
फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप जेई का प्रिपेयर करते हैं तो आप ज्यादातर मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन पे एमसीक्यू पे आप ध्यान देते हैं एंड यू डोंट फोकस ऑन द क्वेश्चन जिसमें आपको राइट करना होता है और बहुत सारी चीजें लिखनी होती है। एंड जो जेई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं उसमें जो अटेम्प्ट करने का तरीका होता है दैट्स टोटली डिफरेंट। यू ट्राई टू यूज ट्रिक्स, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक्स जिसके अंदर आप लिमिटेड टाइम के अंदर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। बट फॉर सीबीएसई यू नीड डिटेल्ड सोल्यूशन फॉर द आंसर। अगर आप डिटेल्ड नहीं लिखोगे, अगर आप 6 मार्क वाले एक क्वेश्चन को अगर आप खाली 2 स्टेप में सॉल्व कर दोगे तो इट विल बी वेरी अलग। बेसिकली द टीचर वोंट गिव यू फुल मार्क्स मे बी, ठीक है। तो इसलिए यू हैव टू फोकस ऑन बोथ सीबीएसई एंड जेई। ये आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। और ये आप बैलेंस कैसे करेंगे? जब से आप पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर कोचिंग यू शुड स्टार्ट योर कोचिंग आफ्टर योर बोर्ड्स एंड, मतलब जस्ट आफ्टर योर बोर्ड्स एंड नहीं, आपको जितनी अर्लीस्ट पे आप कर सकते हैं। आपने सोचा है कि आप 1 हफ्ते का ब्रेक लेंगे, आप 1 हफ्ते का ले लो, 2 हफ्ते का लेना 2 हफ्ते का ले लो, बट अप्रैल स्टार्ट से यू शुड स्टार्ट विद योर कोचिंग। अगर कोई बच्चा है हु इज कंफ्यूज दैट उसे स्ट्रीम मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो स्ट्रीम आफ्टर ऑल अगर आपने बोर्ड्स में अच्छा करा है एंड इफ यू हैव बीन स्कोरिंग वेल इन योर प्री बोर्ड्स एंड एवरीथिंग, या फिर प्री बोर्ड्स में आपके गंदे मार्क्स आए हैं बट यू आर कॉन्फिडेंट कि आपके बोर्ड्स में आपके काफी अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है, अच्छे मार्क्स आएंगे, तो आपको स्ट्रीम इवेंचुअली मिल जाएगी। सो इट्स नॉट एन हार्म टू स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम अप्रैल। तो अगर आप अप्रैल से पढ़ना शुरू कर देंगे तो अपार्ट फ्रॉम कोचिंग, अगर आप अप्रैल के महीने में और अप्रैल क्या जून तक अगर आप 2 से 3 आवर्स स्टडी करते हैं अपार्ट फ्रॉम कोचिंग घर पे आके, तो इट इज वेरी बेनिफिशियल और इसके अंदर आपकी मैक्सिमम चीजें हो जाएंगी, ठीक है। बट आफ्टर जून अगर आप 3 से 4 स्टडी करते हैं और 3 से 4 में कम से कम 1.5 आवर्स अगर आप जेई को देते हैं, जिसके अंदर सिर्फ आप जेई के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि सीबीएसई में नहीं है पर वो जेई में है, अगर आप वो सॉल्व करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल चीज हो जाएगी। तो यू शुड ऑल्सो फोकस ऑन दिस। सो 3 to 4 आवर्स स्टडी, जिसमें अंदर से 1.5 आवर्स अगर आपको जेई को देते हैं तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो जाता है। नाउ वी फोकस ऑन द नेक्स्ट थिंग कि आपको, अगर आप खाली सीबीएसई का देख रहे हैं, अगर आपने खाली साइंस ली है और आप खाली सीबीएसई करना चाहते हैं, यू हैव जस्ट टेकन साइंस बिकॉज यू हैव इंटरेस्ट इन इट, और आप सीबीएसई करना चाहते हैं, आप जेई वगैरह नहीं देना चाहते, तो फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू इज, खाली सीबीएसई करने के लिए ये काफी आसान है। अगर मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, अगर आप 11th को ध्यान से पढ़ते हैं, अगर आप 2-3 आवर्स कोचिंग के बाद 11th को देते हैं, अगर आप हर एक कॉन्सेप्ट को समझ के करते हैं, तो फिर सीबीएसई क्लास 11th काफी आसान है सॉल्व करना। बट अब आप कह रहे हैं कि आप खाली सीबीएसई पे फोकस करने जाते हैं, ठीक है, सीबीएसई पे फोकस करना चाहते हैं, आप जेई पे फोकस नहीं करना चाहते, तो इसके लिए मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप जेई के क्वेश्चंस फिर भी सॉल्व करो, ठीक है। क्यों? यू शुड फर्स्ट ऑफ ऑल, सजेशन क्या है दैट यू शुड सॉल्व जेई क्वेश्चंस, यू शुड सॉल्व जेई क्वेश्चंस आपको क्यों सॉल्व करने चाहिए? क्योंकि जेई क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व करेंगे तो उससे आपका दिमाग खुलेगा, ठीक है, दिमाग खुलेगा, यू विल बेसिकली पुश पास्ट द लिमिट ऑफ योर माइंड, ठीक है। उससे आपको क्या होगा, यू विल बी एबल टू ग्रास्प द क्वेश्चन एंड आप जल्दी से क्वेश्चन के आंसर पे पहुंच पाओगे, वेदर इट्स सीबीएसई का क्वेश्चन और वेदर इट्स जेई का क्वेश्चन। एंड देखा जाता है कि क्लास 11th में काफी स्कूल्स 1-2 क्वेश्चन जेई के इंक्लूड कर देते हैं अपने पेपर में, ओके। सो दैट्स व्हाई जेई के क्वेश्चन करना भी इंपॉर्टेंट है। देन वन मोर इम्पॉर्टेंट टिप जो मेरे को अभी याद आई, ये आपको जरूर अपने दिमाग में रखनी है एंड दिस विल हेल्प यू अ लॉट। बेसिकली जब हम क्लास 11th का प्रिपेयर करते हैं, वी टेंड टू मिस एमसीक्यूज। हम एमसीक्यूज पे इतना ध्यान नहीं देते, बट आई विल गिव यू अ वेरी बेनिफिशियल टिप कि एमसीक्यू पे आप बहुत ज्यादा ध्यान दो। क्यों? बिकॉज MCQ इज अ पार्ट वेयर यू कैन लूज योर मार्क्स। सिंपल सी बात मैं बताता हूँ,
मैंने जब अपने खुद के एग्जाम दिए थे तब मैंने ये देखा था कि जब मेरे को रिजल्ट मिला, जब मेरे को आंसर शीट मिली, तब मैंने ये देखा था जितने मेरे मार्क्स आए हैं दोज आर बिकॉज ऑफ माई सब्जेक्टिव पेपर, दोज आर बिकॉज ऑफ माई सब्जेक्टिव आंसर्स एंड नॉट बिकॉज ऑफ एमसीक्यूज। एमसीक्यूज में मैंने मैक्सिमम मार्क्स लूज करे, मैक्सिमम मार्क्स मैंने एमसीक्यूज में लूज करे थे बिकॉज आई नेवर प्रैक्टिस एमसीक्यूज। एमसीक्यूज टफ भी बन सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग और बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग ऑप्शंस के साथ एमसीक्यूज बन सकते हैं। सो इट इज़ एन एडवाइस कि आप एमसीक्यू ज़रूर प्रैक्टिस करें फॉर योर सीबीएसई एग्जाम्स एज वेल। एमसीक्यूज आप कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं? फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सबके लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन हैं। देन यू कैन गेट एसएल अरोरा, ठीक है। और अगर आपको फर्दर हायर लेवल पे करना है तो आप एचसी वर्मा भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हम बुक पे भी आते हैं कि हमें कौन सी बुक को लेके चलना चाहिए फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स इन क्लास 11th। सो रेफरेंस बुक्स की अब हम बात करने वाले हैं। रेफरेंस बुक्स, सो रेफरेंस बुक्स, सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स की एनसीईआरटी अगर आप लेके चलेंगे तो एनसीईआरटी के अंदर जो जो समझाने वाली चीज़ है भाई उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ। क्वेश्चंस आर गुड बट एनसीईआरटी में जो आपके एक्सप्लेनेशन है, जो जो टॉपिक पढ़ाए गए हैं उसके अंदर कुछ नहीं लिखा गया है। तो फिजिक्स के लिए बेस्ट रेफरेंस बुक इज एसएल अरोरा, एचसी वर्मा, ये दोनों बेस्ट बुक्स हैं। एचसी वर्मा इज फॉर एंड ऑल्सो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में क्वेश्चंस इतने मतलब अच्छे हैं बट यू शुड नॉट, मतलब आपको इन पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। आपको बेसिकली एग्जाम्पलर से एमसीक्यू को फोकस करना चाहिए एंड नॉट द सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। एचसी वर्मा हाई लेवल की बुक है, ठीक है, इसमें हाई लेवल के क्वेश्चंस है, जेई लेवल के भी इसमें कुछ क्वेश्चंस है। एंड एसएल अरोरा में दोनों सेक्शंस हैं, कॉम्पिटिटिव सेक्शन एंड सीबीएसई सेक्शन दोनों है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट केमिस्ट्री की जो एनसीईआरटी है उसके अंदर आपको इनफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर आप केमिस्ट्री के लिए अपनी एनसीईआरटी और अपने कोचिंग के मॉड्यूल को लेके चलते हैं, कोचिंग मॉड्यूल, तो वो आपके लिए इनफ है। एंड एनसीईआरटी भी इनफ है फॉर स्कूल एग्जामिनेशन क्योंकि क्वेश्चंस एनसीईआरटी में हर टाइप के हैं और बहुत ही वास्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, तो वो इनफ रहते हैं। नाउ इफ वी टॉक अबाउट मैथ्स है जो कि 11th की लगता है कि बहुत मुश्किल होगी ये या वो। मैथ्स के टॉपिक्स काफ़ी इजी हैं, आप आराम से कर पाएंगे, बट उन्हें जब सॉल्व करने पे आते हैं तो हमें दिक्कत हो जाती है बिकॉज वी टेंड टू मेक सिली मिस्टेक्स इन मैथ्स। तो बेसिक जो मैथ्स के लिए बुक्स है, सबसे पहले आपकी एनसीईआरटी, देन एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, इसके अंदर बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, बोथ क्वेश्चंस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड बोथ एमसीक्यूज आर वेरी गुड, ठीक है। और फर्दर अगर आपका स्कूल एक हाई लेवल ऑफ एग्जामिनेशन बनाता है तो यू शुड गो फॉर आरडी शर्मा। एंड ये सब अगर आप कर लेंगे मैथ्स के लिए तो दैट इज मोर देन इनफ और बहुत अच्छी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। फर्दर फॉर मैथ्स इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई, तो सबको पता होगा कि जेई में मैथ्स सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट आता है। तो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई देन फॉर मैथ्स व्हाट यू नीड टू डू इज सिंगेज बुक है जिसका एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है, उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑनलाइन ऐप भी है जिसके ऊपर सारे सोल्यूशंस वगैरह भी होते हैं। तो दीज आर व्हाट थिंग्स रेफरेंस बुक्स जो आपको चाहिए होंगी फॉर योर होल ईयर। सिंगेज तो जो 11th की है वो आपके 12th में भी काम आ जाएगी, ठीक है। सो दीज आर द बुक्स विच यू विल नीड। नाउ देयर आर सम टॉपिक्स जो आपके 10th क्लास से रिलेटेड है मैथ्स के अंदर एंड फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर सबके अंदर। सो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपने अगर ये प्लान कर दिया है कि जो क्लास 10th के टॉपिक्स हैं, अगर आपने ये प्लान कर लिया है कि आप इन्हें अपने माइंड से निकाल देने वाले हो क्योंकि आपको क्लास 10th ने बहुत ज़्यादा धोखा दिया, मैथ्स के पेपर ने बहुत ज़्यादा धोखा दिया और आप सोच रहे हो कि मैं सारे के सारे टॉपिक्स मैं अपने दिमाग में से बाहर निकाल दूंगा। अगर आपने ये प्लान कर रखा है तो फिर भाई 2 मिनट रुक जाओ, बाकी सारे टॉपिक्स निकाल देना। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि मत निकालना, ठीक है। सबसे पहले भी टॉक अबाउट एपी के काफ़ी सारे फॉर्मूलाज हैं, जैसे कि
ए नेट टर्म का फॉर्मूला, सम का फॉर्मूला एंड ऑल द फॉर्मूलाज विच आर इन एपी, जो कि आपके क्लास 11 के कुछ चैप्टर्स में काफ़ी यूज होते हैं। एंड चैप्टर्स नेमली अगर मैं बताऊं तो सीक्वेंस एंड सीरीज, इन सब में एपी के भी कॉन्सेप्ट है। इवन तो एपी इज आउट ऑफ सिलेबस बट स्टिल एग्जाम्स में एपी के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व होते हैं कुछ, और इसलिए आपको ये टॉपिक पता होना चाहिए। देन इट्स ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री तो आपको काफ़ी ज़रूरी है, आपको बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ज़रूर आने चाहिए। और अब आप ट्रिग्नोमेट्री की कुछ ऐसी नई चीज़ें सीखेंगे विच विल बी वेरी इंट्रिग्यूइंग फॉर ऑल ऑफ यू, एंड आपको काफ़ी मज़ा आएगा ट्रिग्नोमेट्री करने में। तो देन थर्ड टॉपिक इज स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स की काफ़ी चीज़ें, मीन निकालना, सारे जो भी 3 मेथड होते हैं वो सब भी यूज़ होते हैं क्लास 11th में। देन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक डेफिनेशंस है ऑफ डिफरेंट इवेंट्स, ये आपके काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। देन वी टॉक अबाउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री। उसके अंदर बेसिकली इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वी टॉक अबाउट 2D क्लास 10th में। इन 11th वी टॉक अबाउट 3D ज्योमेट्री। सो इसके अंदर ये सब टॉपिक्स आपके काम होते हैं। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर क्लास 11 जो कि आपको ध्यान में रखने हैं, और भाई इन्हें मत भूल जाना। ओके, नाउ वी मूव ऑन टू क्लास 10th फिजिक्स, सॉरी आई मीन क्लास 10th साइंस के जो टॉपिक्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने चाहिए फॉर फिजिक्स। ऑलराइट, साइंस फॉर फिजिक्स। ओके, फॉर फिजिक्स जो बेसिक टॉपिक्स हैं, ज़्यादा कुछ टॉपिक नहीं है। यू विल नोटिस अ मैसिव चेंज जो आपने साइंस में फिजिक्स पढ़ी है और जो अब आप फिजिक्स पढ़ने वाले हैं उसमें काफ़ी आपको डिफरेंट लगेगा, काफ़ी आपको नई चीज़ें पता चलेंगी और काफ़ी अच्छी चीज़ें पता चलेंगी। आपको लाइफ के बेसिक वर्किंग के बारे में चीज़ें पता चलेंगी। एंड फिजिक्स इज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग। बट मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, आपको सबसे ज़्यादा मज़ा फिजिक्स करने में आएगा, बट आपको सबसे ज़्यादा दुख फिजिक्स का जब आप पेपर देंगे और जब आपको रिजल्ट मिलेगा तब होगा, क्योंकि फिजिक्स के क्वेश्चन कभी कभार बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग बन सकते हैं। और अगर आपका स्कूल डिफिकल्ट पेपर बनाता है तो फिजिक्स को आपने काफ़ी ज़्यादा फोकस करना है, और स्पेसिफिकली MCQ एंड जेई क्वेश्चंस, जो बेसिक जेई के कॉन्सेप्ट्स होते हैं उन पे भी आपको फोकस करना है फॉर फिजिक्स। ठीक है, सो फॉर फिजिक्स जो बेसिक टॉपिक है, ज़्यादा कुछ टॉपिक नहीं है, सिर्फ एनालिटिक चैप्टर है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, उसके लिए आपको न्यूटन के जो बेसिक 3 लॉज हैं, न्यूटन्स लॉज, इसको ध्यान में रखना है, जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। इन सबको आपको ध्यान में रखना है, और ज़्यादा कुछ है नहीं फिजिक्स में और कुछ जो आपको ध्यान में रखना है। बाकी सारी चीज़ें थोड़ी डिफरेंट है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है बट थोड़ी डिफरेंट है। नाउ दिस विल बी फॉर फिजिक्स। नाउ फॉर केमिस्ट्री। फॉर केमिस्ट्री भी आपको केमिस्ट्री में भी एक बहुत बड़ा चेंज नज़र आएगा। केमिस्ट्री पहले जो नॉर्मल होती थी, ज़्यादा मुश्किल नहीं होती थी। नाउ इट इज़ ऑल, पहले हम क्या पढ़ते थे केमिस्ट्री में? रिएक्शंस ही पढ़ते थे। नाउ केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट न्यूमेरिकल्स एंड स्ट्रक्चर्स। मैं आपको सच बताऊं तो रिएक्शन के कुछ ज़्यादा चैप्टर नहीं है आप केमिस्ट्री में, ओनली 3 चैप्टर्स जिसके अंदर आपको रिएक्शंस पढ़नी होंगी, एंड बाकी सबके अंदर न्यूमेरिकल्स हैं और स्ट्रक्चर्स हैं। तो केमिस्ट्री के लिए आपको बेसिक चीज़ें जो पता होनी चाहिए वो होना चाहिए एटॉमिक नंबर फ्रॉम 1 to 30। ये आपको इतने आते हैं तो आपको मतलब 12th तक भी इतने ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, 1 to 30 आपको याद रखना है बस। देन सेकेंड चीज़ जो आपको याद रखनी है केमिस्ट्री के लिए वो है जस्ट अ सेकेंड, तो केमिस्ट्री में एटॉमिक नंबर, एंड देन यू हैव टू कीप इन माइंड द आयोनिक स्ट्रक्चर जो हमने पहले पढ़े थे। जैसे हमने केमिस्ट्री के अंदर MgCl का स्ट्रक्चर, MgCl2 का स्ट्रक्चर बनाना हमने सीखा था। देन काफ़ी ज़्यादा हमने जो NaCl का स्ट्रक्चर सीखा आयोनिक वाला, इन सबको आपने ध्यान रखना है, बिकॉज ये कुछ चैप्टर्स में, जैसे कि एक चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, उसके अंदर आपके यूज होते हैं। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो जो कि बेसिकली फॉर जेई स्टूडेंट्स है, तो जो जेई नहीं देने वाले हैं दे कैन नाउ लीव द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अब आ जाओ जेई लोग जो जेई को फोकस कर रहे हैं, दोज पीपल हु वांट टू परस्यू इंजीनियरिंग इन देयर लाइफ एंड दे वांट टू गिव दिस टफ एग्जामिनेशन, वेरी टफ एग्जामिनेशन। ओके, इन सो बेसिकली काफ़ी टफ एग्जामिनेशन बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। अगर आप ध्यान दो, अपनी स्टडी को ध्यान रखो तो आप कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग दैट आई वाज टेलिंग यू ऑल टू स्टार्ट स्टडी फ्रॉम अप्रैल,
बिकॉज अप्रैल के बाद आपका सिलेबस नवंबर या फिर उससे पहले ही, बहुत पहले ही कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा तो यू विल हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू वेस्ट। ऑलराइट, वेस्ट मतलब हमारे स्कूल के इवेंट्स होते हैं, जैसे कि फेयरवेल होता है, देन देयर इज कॉन्टी पार्टी, ठीक है। तो ऐसे ये सब इवेंट्स में व्हेन वी वेस्ट आवर टाइम, तो हमें फील होता है कि यार मैंने इतना टाइम वेस्ट कर दिया, अभी तक मेरा सिलेबस भी नहीं हुआ है। तो अगर आपका सिलेबस पहले हो जाएगा, देन व्हेन यू विल वेस्ट द टाइम इन दीज थिंग्स, इन दीज इवेंट्स, और जितने भी इवेंट्स आएंगे उसके अंदर आप अगर अपना टाइम वेस्ट करेंगे तो यू वॉन्ट फील दैट बैड। सो इट्स बेटर इफ यू स्टार्ट स्टडिंग राइट नाउ, बिकॉज भाई इसमें मजा करना है ना, तो देख लो, इसमें मजा तो जरूर आएगा। अगर आपका सिलेबस नहीं होगा मजा तो जरूर आएगा, बट उसके बाद जो रिग्रेट होगा ना भाई, मैं बता सकता हूँ क्योंकि मैंने झेला हुआ है, तो उसके बाद जो रिग्रेट होगा उसमें दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए स्टार्ट स्टडिंग एज सून एज पॉसिबल। नाउ फॉर जेई, देर आर सम टॉपिक्स फॉर जेई जो कि काफी इंपॉर्टेंट है क्लास 11th में। उन टॉपिक्स के मैं नाम लिखने वाला हूँ इधर। सबसे पहले फॉर फिजिक्स, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है क्लास 11th के जो कि आपको फिजिक्स में करने चाहिए। सबसे पहले मोशन इन स्ट्रेट लाइन विच इज वेक्टर्स, सॉरी वेक्टर्स नहीं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन अलग है, देन वेक्टर्स एक चैप्टर है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, देन आपको वेक्टर्स, देन इसके अंदर ही मतलब बेसिकली काइनेमेटिक्स हम पढ़ लेंगे, ठीक है। देन आपको लॉज ऑफ मोशन पढ़ने होंगे, देन वर्क एनर्जी पावर। ये चैप्टर ऐसा है जिसके जेई के काफी, ये चैप्टर बहुत इजी लगेगा अगर आप एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, बट इस चैप्टर के काफी चीजें आती हैं, काफी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो बहुत टफ होते हैं। And there is a reason why you should also do CBSE and JEE. It's not like that कि आपको सिर्फ JEE करना है, because derivations. For JEE you never need to study derivations. तो अगर कोई JEE आपको पढ़ा रहा है, they won't teach you derivation, और derivation ही CBSE के एग्जाम में काफी 20 मार्क्स की और लेस मार्क्स की आती है। So you should also focus on derivations. Okay? Then work energy power for physics. Then gravitation. देन थर्मोडायनेमिक्स जो कि केमिस्ट्री का भी चैप्टर है और ये फिजिक्स के अंदर भी चैप्टर है। तो कुछ चीज़ें डिफरेंट है, कुछ साइन कन्वेंशन डिफरेंट है, बट यू शुड डू इट। एंड देन लास्ट चैप्टर जो कि है ऑसिलेशन एंड वेव्स। दीज आर द चैप्टर्स विच यू शुड डू फॉर जेई क्लास फिजिक्स के, जिनको आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। देन वी टॉक अबाउट केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के तो सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल जो बेस्ट चैप्टर्स है, जो बेस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये चैप्टर्स को आपने ध्यान में रखना है, स्पेशली व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग, व्हेन यू विल बी स्टार्टिंग फॉर प्रिपेयरिंग फॉर जेई। सो इन सब चैप्टर्स को ध्यान में रखना है। बेसिकली सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, दिस इज अ चैप्टर। देन यू हैव टू फोकस ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। बेसिकली इस चैप्टर को हम पीरियोडिसिटी या फिर पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर। ऑलराइट, देन यू हैव टू फोकस ऑन केमिकल बॉन्डिंग। नहीं, केमिकल बॉन्डिंग को आप छोड़ सकते हैं बिकॉज इसके अंदर स्ट्रक्चर्स के ऊपर फोकस करते हैं, तो केमिकल बॉन्डिंग को आप छोड़ सकते हैं। देन थर्मोडायनेमिक्स में थोड़ा बहुत फर्क है, तो आप फिजिक्स का और केमिस्ट्री के देख कर फिर आप पढ़ लो, तो ज़्यादा कुछ आपको डिफरेंस नहीं लगेगा, कुछ चीज़ों में डिफरेंस है। Then GOC, which is General Organic Chemistry. Then you have to study hydrocarbon. और एक और चीज़ है GOC के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि है टेक्निक्स ऑफ सेपरेशन। ये सब भी आपको ध्यान में रखना है, टेक्निक्स एंड बेसिक प्रिंसिपल्स, ये सब आपको GOC में ध्यान में रखना है। सो दीज आर द चैप्टर्स विच यू नीड टू स्टडी फॉर जेई क्लास फिजिक्स के एंड केमिस्ट्री के। मतलब आपको चैप्टर तो सारे ही पढ़ने चाहिए, बट दीज चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी टॉक अबाउट मैथ्स, कि मैथ्स के कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो कि आपको जेई के लिए पढ़ने होंगे। मैथ्स में अगर हम बात करें तो वी शुड स्टडी सेट्स। ये एक बहुत ही इजी चैप्टर है जो कि आप खुद से भी कर सकते हैं एनसीईआरटी से, बट ये चैप्टर के जब क्वेश्चंस मुश्किल बनने पे आते हैं तो मुश्किल बन सकते हैं। सेम विद रिलेशन फंक्शंस एंड फंक्शंस, इसके भी ग्राफिकल क्वेश्चंस ऐसे होते हैं भाई, ऐसी तैसी हो जाती है। सो ये चैप्टर को भी आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। देन वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर विच इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, PMC
परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये काफ़ी अच्छा चैप्टर है, ये आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर लगेगा, बट कई लोगों की ये बैंड भी बजा सकता है और कई लोगों को ये मुश्किल भी लग सकता है। तो ये एक चैप्टर है। देन बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम अगर हम सीबीएसई के परस्पेक्टिव से देखें तो भाई इसको तो हम चैप्टर ही नहीं मानते, बिकॉज ज़रा सा चैप्टर है, एक फॉर्मूला है और उसी फॉर्मूला बेस पे क्वेश्चन आते हैं। बट जेई के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके से काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन बन सकते हैं। देन सीक्वेंस एंड सीरीज। देन वी टॉक अबाउट द मेन चैप्टर और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। सो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स क्या है? जो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स वाली कॉन्सेप्ट है वो आप ऑलरेडी फिजिक्स में पढ़ लोगे, बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ों में फिजिक्स के सेकंड चैप्टर या फर्स्ट चैप्टर से ही लिमिट्स एंड डेरिवेटिव शुरू हो जाता है। सेकंड चैप्टर से मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसके अंदर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं जिसके अंदर लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स यूज होता है। वो आपको मैथ्स में तो पढ़ाते नहीं है तब तक, तो इसलिए आपको पहले वो फिजिक्स में पढ़ाया जाता है। तो जब आप मैथ्स में करने जाते हैं तो आपको बेसिकली लगता है दैट या यू आर फैमिलियर विद दिस चैप्टर, बट अगर आप बेसिक चीज देखें क्लास 10 से कंपेयर करें तो दिस इज अ चैप्टर जो आपके लिए टोटली डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट। ये आपने कभी भी जिंदगी में करा नहीं होगा और आपने कभी भी नहीं सोचा होगा कि कुछ ऐसा भी हो जाता है। देन लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी चैप्टर में आपको बताऊं तो प्रोबेबिलिटी जेन्युइनली क्या है, दो चीजों से बना हुआ है, एक तो क्लास 10th का प्रोबेबिलिटी एंड पीएमसी। अगर हम इन दोनों का फ्यूजन करवा दें, इन दोनों को मिक्स करवा दें तो हमारा क्लास 11th का प्रोबेबिलिटी बन जाता है। सो दीज आर द चैप्टर जिनको आपने माइंड में रखना है। एंड जो मैंने आपको टिप्स और ट्रिक्स फॉलो करने को दिया है, जितना मैंने टाइम बनाया, डेली टाइम स्टडी को दिया है, मैंने आपको जो भी कोचिंग के लिए सजेशन दिया है, वो सब अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी जनरली क्लास 11th अच्छी जाएगी। एंड आई हैव ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस वीडियो जो मैंने मिस्टेक्स करी थी व्हेन आई वाज इन क्लास 11। मैं अभी क्लास 12th में हूँ, सो जब मैंने क्लास 11 में था लास्ट ईयर, जो भी मैंने मिस्टेक्स करी थी उनको भी मैंने इस वीडियो में एड्रेस करा है और उनको भी मैंने बताया है। सो दिस वीडियो, आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू ऑल। एंड बाकी जब क्लास एंड होगी और आपका रिजल्ट आएगा तब भाई इस वीडियो पे आके कमेंट्स कर लेना भाई, मैं बहुत वेट करूंगा। ठीक है, मैं सबके कमेंट्स का वेट करूंगा। इस वीडियो पे आके कमेंट्स करना कि आपको ये रोड में कहीं भी हेल्प हुआ। भाई नहीं हेल्प हुआ होगा तो भी बता देना, बट हेल्प तो जरूर होगा, क्योंकि जो मैंने टिप्स दिया है ना भाई, जो मैंने खुद फेस करा है उसके हिसाब से दिया है। जो मैंने आपको रिग्रेट बताया पार्टीज में जाके, जो कॉन्टिन्यूएशन पार्टी, फेयरवेल पार्टी में जाके जो रिग्रेट्स होता है, सिलेबस ना पूरा होने का जो रिग्रेट होता है, उन सबको जो मैंने बताया, दैट इज व्हाट आई हैव फेस्ड एंड इट विल जेन्युइनली हेल्प यू गाइस। सो thank you so much for watching this video. I hope this roadmap will help you. So we will meet in the next video and we will probably do some concept in the next video. Thank you so much for watching.